नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार विराम चिन्ह करने वाले हैं और विराम चिन्ह के अंतर्गत 14 विराम चिन्हों की बात करने वाले हैं। यह वीडियो एक डिटेल वीडियो है विराम चिन्ह पाठ पर। तो अगर आपको विराम चिन्ह नहीं आता है, आपको नहीं पता चलता है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनसे जुड़े हुए सवालों के जवाब आप नहीं भी दे पाते हैं, और अलग अलग एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, तो उसमें इन सभी चीज़ों पर पकड़ बनाने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम या ठहराव। विश्राम का मतलब कहीं पर रुकना, ठहराव का मतलब कहीं पर रुकना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। अगर आप उसमें विराम चिन्ह नहीं डालेंगे, शब्दों को रुकेंगे नहीं, शब्दों को अच्छे से बोलेंगे नहीं, तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैं पढ़ूं, विराम चिन्ह का अर्थ है विश्राम या ठहराव। वाक्य को लिखते समय, बोलते समय बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अर्थ स्पष्ट और भावपूर्ण हो जाती है। तो शायद आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से भाषा को, शब्दों को, वाक्यों को नहीं पढ़ा जाता है, उन्हें रुक रुक कर पढ़ा जाता है। तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि विराम चिन्ह का क्या उदाहरण है, और अगर हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चीज़ें कितनी बेकार लग सकती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा में इस विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का मतलब है रुकना, चिन्ह का मतलब है कि कोई ऐसा चिन्ह जिससे हमें पता चले कि कितना विराम करना है, कितना रुकना है, कितना ठहराव लाना है। इसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको इसका पूरा अर्थ भी पता चल गया होगा। अब चलिए हम इसके नियमों की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। पहला होता है पूर्ण विराम, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। ये कैसे लगाया जाता है? आगे एक पूरा एक डंडा होता है, इस तरह से। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वाक्य पूरा हो जाए, उसका पूरा अर्थ हमें पता चल जाए, तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे कि राधा स्कूल जा रही है। राधा कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। कौन स्कूल जा रहा है? राधा स्कूल जा रही है। चीज़ें क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। ताजमहल आगरा में स्थित है। बात पूरी हो गई। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। तो बात पूरी हो गई, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। मैं अध्यापक हूँ। मैं कौन हूँ? एक अध्यापक हूँ। मैं क्या हूँ? अध्यापक हूँ। अध्यापक कौन है? मैं हूँ। चीज़ें क्लियर है, तो अब हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ भी बात क्लियर है कि परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। दूसरा है उपविराम। उपविराम उपविराम कैसे होता है? ऐसे दो बिंदी लगी होती है, विसर्ग की भी कहते हैं इसे। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये स्पेशल निशान लगा हुआ है ताकि दोनों को अलग कर दे। अब प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। बचत क्या है? बचत एक वरदान और अभिशाप दोनों है। बात समझ आई? दोनों को जब अलग करना हो। सोहन। सोहन क्या कहता है? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? क्या है ये? जाओगे। यहाँ ओ होगा। जा ओ गे। ये टाइपिंग मिस्टेक है जो कि होती है डिजिटल डिजिटल कंटेंट बनाते हुए। रोहन। नहीं। रोहन ने क्या कहा? नहीं, आज नहीं जाऊंगा। तो रोहन की पूरी बात क्या थी? ये थी। सोहन की पूरी बात क्या थी? ये दोनों एक ही हैं, लेकिन बीच में इस निशान ने इन दोनों को अलग कर दिया। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी से कोई बात पूछनी हो, जहाँ भी कोई सवाल होगा वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या है यहाँ पर? कहाँ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वहाँ कौन खड़ा है? कौन है? कौन खड़ा है वहाँ? ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? एक प्रश्न है। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ सवाल पूछा गया है, तो यहाँ को प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? क्या है आपका नाम? हमें नहीं पता, तो इसके लिए क्या आया? प्रश्नवाचक चिन्ह आया। प्रश्नवाचक का मतलब ये है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए। चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक क्या होता है? एक डंडा और नीचे बिंदी होती है। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि भावनात्मक चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर भावनात्मक चीज़ें होती हैं, जैसे वाह, वाह,
आप यहाँ कैसे पधारे। ठीक है, तो कैसे पधारे ये क्वेश्चन है, और वाह, वाह एक भाव है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, विस्मयादि बोधक। हाय, हाय कितनी ज़्यादा गर्मी है, हाय कितनी ज़्यादा गर्मी है, यह भी एक भाव है। शानदार, कितनी अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छे, शानदार कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो ये भी क्या है, एक भाव है। ओह, रोहित आउट, तो ये क्या है, एक दुख है, शोक है ना। शोक के लिए क्या किया हमने, ओह रोहित आउट। पांचवा चिन्ह है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, ऐसे दो नौ बने होते हैं ऊपर, 6 9 6 9। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, और इकहरा कैसे होता है, इसमें एक एक होते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम, पुस्तक या रचना के शीर्षक आदि को उद्धृत करने के समय किया जाता है। जैसे निराला जी ने क्या कहा था, निराला पागल नहीं थे, जो निराला थे वो पागल नहीं थे, समाज की सच्चाइयों को सामने रखते थे। रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित है, तो ये निशान यहाँ पर कैसे आए हैं, इकहरा उद्धरण होते हैं। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें दो निशान लगे होते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए किया जाता है, कि किसी आदमी ने कहा था, उसकी बात को कहने के लिए दो निशान लगाए जाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तुलसीदास ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये किसने कहा था, तुलसीदास जी ने कहा था। तो दोहरा उद्धरण भी आपको पता चल गया होगा, और इकहरा उद्धरण भी आपको पता चल गया होगा। छठा नियम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का अर्थ मिलने वाला या जोड़ने वाला होता है, जो दोनों को जोड़ कर रखते हैं। अतः दो शब्दों के मध्य अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को जोड़ते हैं। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, दिन रात एक करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मध्य में आते हैं और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। सातवां चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, जो कि एक माइनस के निशान की तरह, घटा के निशान की तरह होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है, किसी वाक्यांश पद की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए। जैसे के बाद ये निशान आया, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है परिश्रम, लगन और निष्ठा से। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। दूसरा उदाहरण है, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अधिकृत करने के लिए। अधिकृत का मतलब कि उनका अधिकार है इस पर। जैसे गांधी जी ने कहा सत्य अहिंसा से ही हमारे देश को आज़ाद कराया जा सकता है या करा सकते हैं। ये किसने कहा था, गांधी जी ने। गांधी जी के द्वारा ये अधिकृत है, मतलब कि गांधी जी पर, इस वाक्य पर गांधी जी का अधिकार है। आठवां चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह, जो कि इस प्रकार से लगाया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशांक आदि देने के लिए होता है, सूचना देने के लिए, सूचक की ये चीज़ है। जैसे पहला, हिमालय से कई नदियाँ निकलती है जिसमें मुख्य है, मुख्य क्या है, गंगा। क्रिया के दो भेद हैं, कौन से दो भेद हैं, मुख्य चीज़ है ना, संकेतिक है ना, कौन सा, अकर्मक और सकर्मक। नौवां है हमारा कोष्ठक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन, दशानन कौन है, इसमें रावण का वध होता है। ठीक है, दशहरे के अवसर पर क्या होता है, दशानन, यानी कि रावण का वध होता है। तो यहाँ दशानन क्लियर ना हो तो इसको बताने के लिए यहाँ कोष्ठक का इस्तेमाल किया गया है, उस चीज़ को लिख दिया गया है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, कोकिला कौन होती है, मीठा गाने वाली महिला थी। तो कोकिला क्या होता है, जिसकी कोयल जैसी आवाज़ हो। 10वां चिन्ह है हमारा हंसपद चिन्ह, इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। लिखते समय यदि कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो उस छूटे हुए स्थान पर हंसपद चिन्ह लगाकर उसके ऊपर छूटा हुआ अंश लिख दिया जाता है। जैसे कि राम गया, अब राम गया में गलती से छूट गया तो हम ऐसा कोष्ठक का निशान लगाकर ऊपर शब्द लिख देते हैं। राम चला गया,
स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अधिकार में शब्द छूट गया था, क्या छूट गया था? जन्म सिद्ध। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रामायण एक ग्रंथ है, तो ये पूरी बात नहीं हुई, क्या बात थी? धार्मिक रह गया था। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। आज रविवार है, आज रविवार है, पूरा है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है रविवार। आज रविवार का दिन है। अब सभी चीज़ें क्लियर हो गई, तो गलती से अगर कुछ छूट जाता है तो आप ऐसे निशान लगाकर कर सकते हो। ऐसे तीर का निशान भी लगा देते हैं कुछ लोग। 11वां चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में एक जीरो के जैसा बना दिया जाता है, या कहें हम ओ की तरह बना दिया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई बड़ी बात को छोटे से में लिखना हो तो उसके लिए हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डॉक्टर के लिए डॉ, डॉ करके ऐसे ज़ीरो कहें या ओ कहें आप बना देते हैं। पटना नगर निगम को प नी लिख दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को ऊ प्र लिख दिया जाता है। प्राथमिक, प्राथमिक को प्रा करके ऐसे गोला लगा दिया जाता है। 12वां है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़ियां चहकने लगी और कमल खिल गए। सूर्योदय हो गया, अब यहाँ थोड़ा विराम है, ठीक है। उसके पिताजी बीमार हैं इसलिए वह स्कूल नहीं गया। उसके पिताजी बीमार हैं इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो मुझे आशा है यहाँ अर्धविराम का भी अर्थ आपको समझ आ गया हो, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो। अथवा चिन्ह क्या होते हैं? अथवा चिन्ह एक ऑब्लिक करके होता है, जब हमें दो चीज़ों के बीच में छांटना हो या दो चीज़ों का सेम चीज़ कहना हो, ठीक है। या हमारे पास दो शब्दों और आप चाहते हो कि जो पढ़ने वाला है वो अपने हिसाब से उपयोग कर ले। जैसे किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अथवा चिन्ह का प्रयोग हिंदी लेखनी में किया जाता है। जैसे कि गांव, गांव की जगह गाम भी उपयोग में ला सकते हैं। छोटा की जगह बोना, समाप्त की जगह अतः। और अगर आप छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं तो ऐसे ऑब्लिक होते हैं जो रिक्त स्थान में भरने के लिए आते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे पास चीज़ें होती हैं चयन करने के लिए। और अंतिम हमारा चिन्ह है तुल्यात्मक सूचक चिन्ह। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह वैसे तो गणित में ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए या समान अर्थ को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंत, अंत का मतलब क्या होता है? समाप्त। बराबर का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ बराबर। अगर इधर 50 है तो इधर भी 50 है, अगर इधर 50 है इधर 49 है तो ये बराबर नहीं होगा। तो तुल्यात्मक का किस लिए होता है? कि दोनों की तुलना एक समान है। जैसे अंत हो या समाप्त एक ही बात है, प्रेम हो या प्यार एक ही बात है, पृथ्वी हो या धरती एक ही बात है, स्त्री हो या औरत एक ही बात है। और आप ये वीडियोस यूट्यूब पर देख रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक ही बात है। मोटिव ये होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को कर पा रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन सीखें, किसी किताब से सीखें, किसी टीचर से सीखें या खुद से सीखें, इससे मैटर नहीं करता। सीखना आना चाहिए। आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आपसे जब कोई पूछे तो आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकें। हिंदी मात्राओं की 60 वीडियो की सीरीज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने के लिए हमने इमला की सीरीज़, हिंदी शब्दार्थ की सीरीज़, हिंदी कहानियों की सीरीज़ और मात्राओं में अंतर की सीरीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाई हुई है। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप लाइन वाइज उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आप हमारे पुराने चैनल आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं।